चलिए बच्चों, मैं अपने नए प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने आ गया हूँ और आप देखते रहिएगा। ऑनलाइन जो ये हमारा शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अर्थशास्त्र शिक्षण के में आपको आज हम पाठ 2 उपभोक्ता संतुलन सीबीएसई बोर्ड इसको समझाएंगे। बच्चों, आप लोगों से यही कहना है कि देखिए, समय का सदुपयोग करिए। और बाहर से बहुत सारे लोग हमारे क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। आपको मालूम ही होगा, हमारा जो विद्यालय है वो भी जो है क्वारंटीन सेंटर बन रखा है और वहाँ भी बहुत सारे लोग जो हैं आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। तो यहाँ मेरे पास एक कमी थी, संसाधन उस प्रकार का नहीं था जिस प्रकार का मुझको चाहिए था, तो मैंने उसकी व्यवस्था की है आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप के लिए जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ तो उनका आप फायदा उठाएंगे और मेहनत के साथ घर में पढ़ेंगे भी। यही मेरी इच्छा है और यही आवश्यकता भी है। तो आज का ये टॉपिक जो है हमारा पाठ 2 उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, आइए इसको स्पष्ट कर दें। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह अपनी आय से दी हुई कीमतों के अंतर्गत अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपभोक्ता अपने वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। जो उसका व्यय करने का ढंग है, उस व्यय करने के ढंग में किसी भी प्रकार का चेंज करना वो नहीं चाहता, परिवर्तन करना वो नहीं चाहता। तो क्या कह सकते हैं हम, अपने शब्दों में इसको कह सकते हैं कि कोई उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह अपने वर्तमान व्यवहार को सबसे अच्छा मानता है और अपने इस व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। कब होता है ऐसा? ऐसा तब होगा कि आपको मालूम है, उपभोक्ता के जो साधन है अर्थात उसकी जो आय है वो सीमित है और प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो ऐसे में उपभोक्ता जो है अपने व्यय को इस प्रकार करेगा कि वो अधिकतम संतुष्टि अर्जित कर सके। और जब ऐसा होगा तो वो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहेगा, परिवर्तन नहीं चाहेगा। ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में। चलिए कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ, प्रोफेसर सैमुअल्सन के शब्दों में देख लेते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या कहा है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। जो उसकी आय है और जो बाजार कीमतें हैं, तो उससे जो है वो क्या करता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। ऐसी स्थिति को संतुलन कह सकते हैं आप। उपभोक्ता का संतुलन आप कहेंगे या ये कहेंगे एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है। उपभोक्ता के संतुलन की जो व्याख्या है, वर्णन करने की जो रीतियां हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक है उपयोगिता विश्लेषण जो कि प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, और दूसरा है उदासीनता वक्र विश्लेषण। ये प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर प्लेटो के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर उपयोगिता विश्लेषण में हमें यह ध्यान रखना है कि उपभोक्ता का जो संतुलन है उसकी 2 रीतियों से हमने व्याख्या करनी है। पहली रीति है उपयोगिता विश्लेषण और दूसरी रीति है
उदासीनता वक्र विश्लेषण। तो सबसे पहले उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता किसे कहते हैं? तो उपयोगिता का अर्थ हम समझ लें। किसी वस्तु, सेवा, पदार्थ, किसी वस्तु, सेवा या पदार्थ का वह गुण, वह क्षमता अथवा वह शक्ति, आप कुछ भी ले सकते हैं, वह गुण, वह शक्ति, वह क्षमता जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, उपयोगिता कहलाती है। क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। देखिए, प्रत्येक, बहुत सारी वस्तु का हम उपभोग करते हैं। प्रत्येक वस्तु में गुण है कि वो हमारी किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। बहुत सारी वस्तुएं, ऐसी अनगिनत वस्तुएं हैं, हम उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करते हैं जिनमें उपयोगिता होती है, और जिन वस्तुओं में उपयोगिता नहीं होती इनका उपभोग नहीं करते हैं। याद रखिए इस बात को। आप क्या क्या सुबह से लेकर शाम तक कितनी वस्तुएं हैं? सबसे उठेंगे सुबह, क्या क्या चाहिए? टूथपेस्ट है, ब्रश है, टॉवल है, अंडरवियर है, रेडीमेड गारमेंट्स आपको जो भी आप पहनते हैं, जूते हैं, कंघा, शीशा, पता नहीं कितनी वस्तुएं, एक लिस्ट नहीं बना सकते आप। तो अनगिनत वस्तुएं। आपको खेलने के लिए फुटबॉल चाहिए, आने जाने के लिए साइकिल चाहिए, पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, बस्ता चाहिए, पेन चाहिए, अनगिनत वस्तुएं जिनका आप उपभोग करते हैं। रोटी चाहिए, पानी चाहिए, दूध, मक्खन, पनीर, घी, सब कुछ चाहिए। तो एक उपभोक्ता अनेक वस्तुओं का उपभोग करता है। हम उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करते हैं जिसमें उपयोगिता होती है। तो उपयोगिता के द्वारा क्या होता है? आवश्यकता की संतुष्टि होती है। यानी किसी वस्तु, सेवा में ये गुण है कि वो आपकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट, जैसे रोटी है, रोटी में गुण है, वो हमारी भूख को शांत करती है। पानी में गुण है, वो हमारे प्यास को शांत कर सकती है। तो इस प्रकार जो है उपयोगिता किसी वस्तु, सेवा, पदार्थ का वह गुण है जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है। याद रहेगा? याद कर लीजिएगा। अभी यहाँ दो परिभाषाएं मैंने लिखी हुई है। एक है प्रोफेसर हीडन के शब्दों में और दूसरी है प्रोफेसर लिप्सी के शब्दों में। तो यहाँ हीडन क्या बोलते हैं? हीडन का क्या कथन है? आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोफेसर हीडन का कथन है, या प्रोफेसर हीडन ने उपयोगिता को परिभाषित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। इसके अलावा जो प्रोफेसर लिप्सी की परिभाषा है, इसको भी जान लीजिए। उपयोगिता वह संतुष्टि है जिसे कोई व्यक्ति उपभोग के फलस्वरूप प्राप्त करता है। क्या है उपयोगिता? वह संतुष्टि जिसे व्यक्ति उपभोग के फलस्वरूप प्राप्त करता है। तो ये दोनों परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा। सैमुअल्सन की जो ये परिभाषा है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। तो उपभोक्ता के संतुलन को हम दो रीतियों से वर्णित कर सकते हैं। एक, नंबर दो, उदासीनता विश्लेषण। तो यहाँ जो मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिन जिन वस्तु का हम उपभोग करते हैं, वस्तु का तो हम उपभोग करते ही हैं, हम सेवाओं का भी उपभोग करते हैं। जैसे डॉक्टर की सेवा हुई, नर्स की सेवा हुई, कहिए कि वकील की सेवा हुई, शिक्षक की सेवा हुई, है ना, कंडक्टर हुआ, पोस्टमैन हुआ, अनेक लोग हैं जिनकी सेवाओं का हम उपभोग करते हैं। तो हम वस्तु का भी उपभोग करते हैं और सेवा का भी उपभोग करते हैं। वस्तु के उपभोग से भी हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, अर्थात हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, और सेवाओं के द्वारा भी हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो इस प्रकार से उपयोगिता किसी वस्तु, सेवा या पदार्थ का वह गुण होती है जिससे हमें भविष्य में जिससे हमें और भी अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। चलिए बच्चों, फिर शुरू करते हैं। देखिए, प्रयास हम कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि अच्छे से अच्छा हम प्रयास करते रहें आपके लिए। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास
ब्लैक बोर्ड की कमी थी, क्योंकि आगे जो भी पढ़ाना है उसके लिए काफ़ी रेखा चित्र वगैरह, तालिका वगैरह बनानी पड़ती है। तो मैंने इस कमी को पूरा किया है और प्रयास यही कर रहा हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा ज़रूर, और ये जो चैनल है मेरा यूट्यूब का, इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए। लाल रंग से लिखा आता है, उसको जरूर, मुझे भी पता चलेगा कि आप में से कितने बच्चे जो है मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। तो मैंने आपको उससे पहले बताया कि हम उपभोक्ता के संतुलन को दो प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। एक, उपयोगिता विश्लेषण द्वारा, उपयोगिता विश्लेषण पद्धति द्वारा। दूसरा, उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा। तो यहाँ मार्शल के द्वारा जो उपयोगिता की परिभाषा में आपको बता चुका हूं, यहाँ उपयोगिता के लक्षण में आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ एक बात और बता दें, फिर से सुन लीजिए। उपयोगिता जो है क्या है? किसी वस्तु, सेवा, पदार्थ का वह गुण होती है जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है। गुण, किसी वस्तु, सेवा, पदार्थ का गुण, आप इसको क्षमता भी कह सकते हैं, आप इसको शक्ति भी कह सकते हैं। तो किसी वस्तु, सेवा, पदार्थ का वह गुण जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। तो यह क्या है? उपयोगिता के लक्षण। तो देखिए, उपयोगिता का पहला लक्षण है, उपयोगिता एक अमूर्त भावना है। अर्थात, आपने हिंदी पढ़ते हैं आप लोग, उसमें एक बहुत अच्छा सूरदास जी ने कहा है कि जो ही गूंगे को मीठे रस का फल अंतर मन ही पावे। सुना है ना? तो यहाँ वही स्थिति है। यहाँ उपयोगिता एक अमूर्त भावना है, धारणा है। एक ही बात है, भावना है या धारणा है या विचार है। क्या मतलब इसका है? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम एक रसगुल्ला खाते हैं, उस रसगुल्ले से हमें कितना आनंद मिल रहा है, कितना संतोष मिल रहा है, तो इसको हम सही नहीं बता सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसको प्रकट नहीं कर सकते। अमूर्त है, अमूर्त धारणा है। उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त क्या है? जो दिखाई नहीं देता। जैसे ईश्वर है लेकिन अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, हम केवल महसूस कर सकते हैं। दूसरी उपयोगिता की जो ये विशेषता है या लक्षण है, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। दो वस्तुएं हैं मेरे पास, एक सेब एक केला है, तो हम ये नहीं बता सकते कि हमें सेब से कितनी उपयोगिता मिल रही है या केले से कितनी उपयोगिता मिल रही है। क्या बता सकते हैं हम बता सकते हैं कि हमें केले की तुलना में सेब से कम उपयोगिता मिल रही है या अधिक उपयोगिता मिल रही है, अथवा केले से सेब की तुलना में अधिक उपयोगिता मिल रही है अथवा कम उपयोगिता मिल रही है। हमारे लिए जैसे दो पेन है, ये वाला ज्यादा उपयोगी है, ये वाला ज्यादा उपयोगी है, तो इसमें हम केवल तुलना बता सकते हैं कि हमें इस पेन की तुलना में इस पेन से ज्यादा उपयोगिता मिलती है, या इस पेन से इस पेन की तुलना में ज्यादा उपयोगिता मिलती है। तो हम तुलना कर सकते हैं। सापेक्ष शब्द का अर्थ होता है तुलना। तुलना कर सकते हैं हम, लेकिन कितनी मिलती है ये नहीं बता सकते। चलिए, तीसरी बात, आवश्यकता संतुष्टि के दो रूप होते हैं। पहली बात वास्तविक संतुष्टि, दूसरी बात अनुमानित संतुष्टि। वास्तविक संतुष्टि, हाँ, तो आगे चलते हैं बच्चों। आवश्यकता संतुष्टि के दो, एक वास्तविक संतुष्टि, दूसरी अनुमानित संतुष्टि। संतुष्टि, वास्तविक संतुष्टि यानी किसी वस्तु के लिए जो कुछ भी हम देते हैं वो हमारी वास्तविक संतुष्टि के बराबर होता है। जैसे हम एक चाय पीते हैं,
और चाय के लिए हम 10 रुपए दे रहे हैं, तो हमारी वार्षिक संतुष्टि चाय के लिए जो होगी कितने की होगी, चाय से जो संतुष्टि हमको मिलेगी 10 रुपए के बराबर होगी। तो किसी वस्तु के लिए जो त्याग किया जा रहा है वो अनुमानित संतुष्टि कहलाएगी। और वास्तविक संतुष्टि का मतलब है, अनुमानित संतुष्टि का मतलब है कि जो कुछ हम देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मान लीजिए शुक्रवार और चाय नहीं मिल रही, ऐसे में हम कहते हैं सर हम अगर कोई चाय पिला दे हम 50 रुपये देने के तैयार है, तो हमारी अनुमानित संतुष्टि 50 रुपये है। और यदि कोई दया कर देता है और लाकर हमको चाय दे देता है कि सर 10 रुपये में आया है, तो हमारी वास्तविक संतुष्टि 10 रुपये के बराबर है। तो आप समझ गए होंगे अनुमानित संतुष्टि के दो रूप होते हैं, वास्तविक संतुष्टि, अनुमानित संतुष्टि। इसको दूसरे रूप से समझाएं। मान लीजिए हम जंगल में हैं और जंगल में हमें रात हो जाती है, माचिस की आवश्यकता है और वहाँ माचिस नहीं मिलती है, तो ऐसे में हम माचिस के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए हम 10 रुपये देने के लिए तैयार हैं या 20 रुपये देने के लिए तैयार हैं, तो माचिस के लिए हमारी अनुमानित संतुष्टि होगी 20 रुपये, और जबकि वही माचिस हमको 1 रुपये मिल जाती है, तो हमारी वास्तविक संतुष्टि कितनी होगी, 1 रुपया। तो जो कुछ भी हम देते हैं वो हमारी वास्तविक संतुष्टि है, और जो हम देने के लिए तत्पर हो जाते हैं वह हमारी अनुमानित संतुष्टि है। चलिए ये आप समझ में आ गया होगा। अब हमारे उपयोगिता के प्रकार पर, उपयोगिता के यानी कि कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। उपयोगिता के को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, एक कुल उपयोगिता, दूसरा सीमांत उपयोगिता, तीसरा औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा शून्यात्मक और तीसरा ऋणात्मक। ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उपभोग करने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। चलिए एक दूसरे तरीके से इसको हम परिभाषित करते हैं। उत्तर यानी किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। मान लीजिए आप जैसे उपभोग हम कर रहे हैं तो हम एक इकाई पर नहीं रुक जाते हैं, अपितु उपभोग की अनेक इकाइयों का हम उपभोग करते हैं। वस्तु की अनेक इकाइयों का हम उपभोग करते हैं। जैसे हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो एक रोटी खाने से पेट नहीं भरेगा, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 5, कोई 9, ठीक है ना। तो हमें एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करना होता है, और एक के बाद एक इकाई का जब हम उपभोग करते हैं तो उससे जो हमें सीमांत उपयोगिता मिलेंगी उनको जोड़ते चले जाएंगे, तो जो अंत में हमारा योग होगा वो कुल उपयोगिता कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने सूत्र में लिखा है MUN बराबर होता है MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 n इकाइयों तक n प्लस MUN n इकाइयों तक की सीमांत उपयोगिताओं को हमने जोड़ना पड़ेगा, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कुल उपयोगिता मिल जाएगी। कैसे क्या है इसको, जैसे मान लीजिए हम 4 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, तो TU हमारा कितना होगा, TUN। अब यहाँ पे देखिए n बराबर हम कह रहे हैं 4 इकाइयों का हम उपभोग कर रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा 4। तो 4 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी होगी, पहली इकाई से हमको मिल रही है 100, दूसरी से मिल रही है कितनी 70, तीसरी से कितनी मिल रही है 50, चौथी से कितनी मिल रही है 30। इन सबको जोड़ देंगे कितना आएगा 250। तो हमारी कुल उपयोगिता कितनी होगी 250। समझ में आ गया होगा कुल उपयोगिता। उत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। या किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। मान लो हम रोटी की 4 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं और हमको 250 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, तो हमारी कुल उपयोगिता 250 के बराबर होगी। चलिए अब यहाँ चलिए बच्चों सीमांत उपयोगिता को ज्ञात कर लेते हैं। सीमांत उपयोगिता को कैसे ज्ञात करेंगे, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि होती है अथवा कमी होती है, ठीक है। कुल उपयोगिता में वृद्धि कब होगी, जब हम एक अधिक इकाई का उपभोग करेंगे। कमी कब होगी,
जब हम एक कम इकाई का उपभोग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सूत्र है, पहला सूत्र है एन यू बराबर होता है टी यू एन प्लस वन, अर्थात एक अधिक इकाई की सीमा कुल उपयोगिता में से घटाना है टी यू एन इकाइयों की उपयोगिता को, तो हमको क्या मिल जाएगा, सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी। दूसरा सूत्र हमारा क्या है, एम यू यानी सीमांत उपयोगिता, ये बराबर होता है टी यू एन कुल उपयोगिता यानी एन इकाइयों की कुल उपयोगिता, टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी एन इकाइयों की, माइनस करेंगे टी यू एन माइनस वन, क्या घटाएंगे टी यू एन एक कम इकाई की सीमांत उपयोगिता को घटाएंगे। चलिए सूत्र इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये सूत्र हम यहाँ लिखते हैं एम यू ये बराबर होता है टी यू एन प्लस वन माइनस टी यू एन इकाइयों की कुल उपयोग। देखिए यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि एन इकाई यानी एन इकाई मान लीजिए एन बराबर हम 4 इकाइयों का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, 4 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। अब एक अधिक इकाई का प्रयोग करें यानी एक, हाँ तो इसमें कहना कि 4 इकाइयों का हम प्रयोग करते हैं मान लीजिए, तो यहाँ हमने क्या करना है, पहले सूत्र में टी यू एन प्लस वन यानी 4 धन 1 बराबर 5 इकाइयों को उपभोग करने से हमें जो कुल उपयोगिता प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी, यानी 5 इकाइयों का उपभोग करने से हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है 270 इकाइयां। कितनी प्राप्त हो रही है, 270 इकाइयां। तो यहाँ लिखेंगे हम 270 इकाइयां, 4 धन 1 अर्थात 5 इकाइयों का उपभोग करने से हमको कितना मिल रहा है, 270 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिल रही है। अब यहाँ पे क्या है, टी यू एन यानी एन कितना है, 4 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी है, तो 4 इकाइयों की कुल उपयोगिता है 250, तो यहाँ पे लिखेंगे 250। इस प्रकार से हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी होगी 270 माइनस 250 अर्थात 20 इकाइयां। कितनी होगी, 20 इकाइयां। ये हो गया। अब अगर हम इसको उल्टा करना चाहें, तो ये वाला सूत्र देखिए आप, ये पहला वाला सूत्र हम आपको बता दिया, ये हो गया है। ठीक है, अब दूसरा वाला सूत्र देखिए, एम यू बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। यहां पर हम अगर n को 5 मान ले, कितना मान ले, 5, कितना मान ले, 5। चलिए इधर समझाता हूं इसको। यदि हम टी यू एन यू बराबर टी यू एन को n बराबर हमने माना यहाँ पे 5, कितना माना, 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टी यू एन माइनस वन अर्थात एक कम इकाई का उपभोग करना है, एक कम इकाई का उपभोग करना है। चूंकि हमने माना है n बराबर 5, तो 5 इकाइयों की उपयोगिता कितनी है, 270, तो यहाँ लिखेंगे 270। और टी यू एन माइनस वन अर्थात ये n है, इसमें से -1 करना है, कितना आएगा, 4 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी है, 250, तो यहाँ पे -250। इस प्रकार से हमारा एमयू कितना होगा, घटा लीजिए, 270 माइनस 250 अर्थात 20 इकाइयां। इसको हम कहते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। सैमुअलसन ने भी प्रयोग किया है यूनिट को, यूनिट शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। इकाइयां कुछ भी हो सकती है, आप इसको डॉलर में, आप इसको रुपए में, आप इसको फ्रैंक में माप सकते हैं। इकाई का मतलब इकाई कुछ भी होती है। जैसे हमारी जो इकाई है, मुद्रा की इकाई हमारी है रुपया, अमेरिका में है सेंट, फ्रांस में सेंट, ठीक है ना। चलिए अब जो हमारी तीसरी है औसत उपयोगिता, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको मैं सूत्र लिख दे रहा हूं। औसत उपयोगिता यानी एयू मतलब एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी को हम कैसे ज्ञात करेंगे, टी यू अर्थात टोटल यूटिलिटी को उपभोग की इकाइयां यानी एन से भाग कर देंगे। मान लीजिए 4 इकाइयों का हम उपभोग कर रहे हैं और हमारे को कुल उपयोगिता मिल रही है कितनी,
250। तो हमारी कुल उपयोगिता कितनी है? 250। कितनी इकाइयों को उपभोग कर रहे हैं? एन बराबर क्या है? 4। तो 4 से इसको भाग करेंगे, एन यू को, टी यू को भाग करेंगे, 250 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 छंग 24, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20। तो ए यू बराबर कितना आएगा? 62.5। तो इस प्रकार से औसत ए यू का मतलब औसत उपयोगिता, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? औसत उपयोगिता को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी ये बराबर होता है टी यू, टोटल यूटिलिटी, अपॉन एन। एन मतलब उपभोग की इकाइयां, समझ आ गया होगा। 4 इकाइयों को उपभोग कर रहे हैं, 250 उपयोगिता मिल रही है। कुल उपयोगिता 250 से 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 62.5। तो इस प्रकार से औसत उपयोगिता को हम ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए हम आगे जो है आपको बताएंगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। प्यारे बच्चों, अभी हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में थोड़ी सी करके जान लिया है। आइए मैं आपको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का संबंध बता दूं। तो सबसे पहले इस तालिका को देखिए। ये तालिका में आपको पहले इससे पीछे भी हमने जो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बताया था, तो ये तालिका भी आपको बताए थे। उस समय हमने एक उदाहरण दिया था आपको कि मान लीजिए एक आदमी बहुत भूखा है और वो उसे 2-3 दिन से रोटी नहीं मिली है खाने के लिए। अब जब वो किसी होटल में जाता है, अब होटल वाले ने भी सब कुछ बंद कर दिया, होटल बिल्कुल बंद कर दिया है, तो ऐसे में क्या होता है कि होटल वाले से कहता है कि भाई मैं भूखा हूँ, मुझको रोटी दे दो, मैं उसको ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। तो उसके मजबूरी को देख के होटल वाला जो है तैयार हो जाता है। तो देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति जो है रोटी की इकाइयां जो है उपभोग कर रहा है। जब वो रोटी की पहली इकाई उपभोग करता है तो उसको 100 इकाइयों के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। और उसकी कुल उपयोगिता कितनी होती है? उसकी कुल उपयोगिता भी 100 होती है। कितनी होती है? 100। उसकी कुल उपयोगिता भी 100 इकाइयां होती है। अब इसी क्रम में वो क्या करता है, क्योंकि पहली रोटी थी, उसे भूख लगी थी, अब दूसरी रोटी का उपभोग करता है, तो दूसरी रोटी से के उपभोग से उसको 70 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तो ऐसे में उसकी कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? उसकी कुल उपयोगिता हो जाएगी 100 + 70 बराबर 170। तो बच्चे देखिए ना, अब वो तीसरी रोटी की इकाई का उपभोग कर रहा है, उसकी कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कितनी उसको प्राप्त हो रही है? 50 इकाइयां। उसको सीमांत उपयोगिता 50 इकाइयां प्राप्त हो रही है और उसकी कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 170 धन 50 बराबर 220 इकाई। इसी क्रम में जब वो रोटी की एक और अधिक इकाई का उपभोग करता है, अर्थात चौथी इकाई का उपभोग करता है, तो उसके 30 इकाइयों के बराबर उपयोगिता उसको प्राप्त होती है। अर्थात उसकी सीमांत उपयोगिता क्रम से घटती चली जा रही है, क्योंकि इसकी भूख शांत होती जा रही है। इसलिए प्रत्येक बाद वाली इकाई की सीमांत उपयोगिता समय कम होती जा रही है। ऐसे में क्या होता है, 3 इकाइयों से कुल उपयोगिता मिल रही थी 220 इकाइयां, चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता 30 होने के कारण उसको अब 220 धन 30 बराबर 250 कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। इसी क्रम में जब वो रोटी की 5वीं और 6ठी इकाई का उपभोग करता है, उसे क्रम से 20 इकाई और 10 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। ऐसे में क्या होता है कि जब उसको 20 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है तो उसकी सीमांत कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है? 250 धन 20 बराबर 270 और 6ठी इकाई पर 10 इकाई के बराबर, तो 270 10 280 इकाई। तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है? 280 इकाइयां। ये देखिए, यहां से लेकर और यहां तक
सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। तो कुल उपयोगिता भी उसकी बढ़ती जा रही है। 100 से 170, 170 से 220, 220 से 250, 250 से 270, 270 से 280। क्या है सीमांत उपयोगिता? धनात्मक। कैसी है? धनात्मक। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। कैसी है सीमांत उपयोगिता? धनात्मक। धनात्मक। सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक रहती है, कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। उसके बाद क्या होता है? जब व्यक्ति की भूख शांत हो जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। कितनी हो जाती है? शून्य। ऐसे में क्या होगा? शून्य आत्मक सीमांत उपयोगिता। क्या हो जाता है? शून्य आत्मक सीमांत उपयोगिता। ऐसे में उसकी भूख पूर्ण रूप से शांत हो जाती है। इस 7वीं इकाई का उपभोक्ता उपभोग भी कर सकता है और नहीं भी उपभोग कर सकता है। तो ऐसे में क्या होगा? उसकी जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और उससे पूर्व 6 इकाइयों से उसको 280 इकाइयों के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही होती है। तो शून्य उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 280। 280 में शून्य जोड़ेंगे 280। क्या देखा? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। देख लीजिए इसमें सबसे अधिक कितना है? 280। जब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? शून्य। कुल उपयोगिता कैसी होती है? अधिकतम। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। क्या होने लगता है? ऋणात्मक होने लगती है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। जब 8वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता मान लीजिए ऋण 10 है तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में 280 माइनस 10 बराबर 270 कुल उपयोगिता होगी उसकी। इसी प्रकार जब 9वीं इकाई का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता तो उसको 20 इकाइयों की ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। ऋणात्मक उपयोगिता का प्राप्त है भाई कि हमारी भूख तो शांत हो गई, जबरदस्ती मेजबान ने कहा कि एक और खाओ, एक और खाओ, और हमने 2 खा लिया, हमारे पेट में दर्द हो गया, तो हमें जाना पड़ा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को पैसा देना पड़ा। इसको कहेंगे ऋणात्मक उपयोगिता। तो ऋणात्मक उपयोगिता हमें कितनी मिल रही है? 9वीं इकाई से 20 के बराबर। 8 इकाई से कितनी मिली थी? यानी 10 के बराबर ऋणात्मक, यानी 10 इकाइयों के बराबर हमको, माइनस 10 इकाइयों के बराबर हमको सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई थी। हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो गई थी? 270। अब कितनी हो जाएगी? 270 माइनस 20 बराबर 250। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तीसरी बात, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है? कुल उपयोगिता भी घटने लगती है, अर्थात कुल उपयोगिता में भी कमी आने लगती है। क्या होने लगता है? घटने लगती है, ऋणात्मक हो जाती है। आपको समझ आ गया होगा? तो हम कहेंगे तालिका द्वारा सीमांत एवं कुल उपयोगिता के संबंध की व्याख्या। तो इस तरीके से हम तालिका द्वारा समझा देंगे। और यहाँ पे 7वीं इकाई पर सीमांत उपयोगिता शून्य है, कुल उपयोगिता अधिकतम। तो ये कहा जाता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो इस प्रकार तालिका द्वारा समझाएंगे। अब इसी चीज को हमने रेखा चित्र की सहायता से भी समझाना है। तो देखिए यहाँ पे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंध तो क्या संबंध होता है? ये जो वक्र है ये है कुल उपयोगिता वक्र। क्या है? कुल उपयोगिता वक्र। इसको इसी तरीके से बना देना है। और ये जो वक्र है इसको हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता वक्र। AC क्या है? सीमांत उपयोगिता वक्र। लिखा भी है, पढ़ लीजिए। सीमांत उपयोगिता वक्र और कुल उपयोगिता वक्र। अब यहाँ पे देखिए सीमांत उपयोगिता शुरू में धनात्मक रहती है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये है धनात्मक। कैसी है? धनात्मक सीमांत
उपयोगिता। और यहाँ पर ये लिखा है शून्यात्मक, और यहाँ पर क्या होगा, ये ऋणात्मक, यहाँ से लेके यहाँ तक बी से सी के क्षेत्र में कैसी होगी, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। कैसी होगी, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। देखिए, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, कुल उपयोगिता का ऊंचाई की ओर जाता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता की भूख पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुकी होती है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुकी होती है, क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता वक्र सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है। क्या होता है, सबसे अधिक डी बिंदु पर, ये बिंदु है डी बिंदु, तो इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता सबसे कहिए कि कुल उपयोगिता सबसे अधिक है। क्या है, कुल उपयोगिता सबसे अधिक है। उसके बाद क्या होता है, सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे की ओर आधार रेखा ओ एक्स को काटकर, ये एक्स है इधर, ओ एक्स को काटकर नीचे की ओर निकल जाता है, अर्थात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो कुल उपयोगिता पर क्या असर पड़ता है, कुल उपयोगिता वक्र भी नीचे की ओर गिरने लगता है। क्या होने लगता है, कुल उपयोगिता वक्र भी नीचे की ओर गिरने लगता है। तो शुरू में सीमांत उपयोगिता धनात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता वक्र तेजी से ऊपर चढ़ता है। जब सीमांत उपयोगिता वक्र शून्य हो जाता है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है, जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है। और उसके बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता वक्र भी नीचे की ओर गिरने लगता है। यही संबंध है बेटा, इसको याद कर लेंगे, खूब अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। इस रेखा चित्र को बनाना बहुत ही आसान है ना, परेशानी नहीं है। एग्जाम्स में जब आप इसको बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे, ये आपका सीमांत उपयोगिता वक्र आ गया, ये यहाँ से सीधे ये रेखा उठाएंगे, यहाँ से तेजी से ऊपर चढ़ते हुए कुल उपयोगिता वक्र दिखाएंगे इस तरीके से Q, और इस तरीके से आप इसको बना देंगे, ये A, ये B, ये C और ये D। ये यहाँ पे लिखेंगे सीमांत उपयोगिता, और यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, रोटी के सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे रोटी के उपभोग की इकाई। ये रेखा चित्र बनाना बहुत ही आसान है, इसको बनाने में मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेंगे, एकदम इसके अंदर 1 मिनट 2 मिनट, और बहुत ही कम समय में आप इसको बना पाएंगे। और अगर रेखा तालिका को बनाना चाहें तो यहाँ पे जैसे हमने ये डाला है x1, x2, x3, x4, तो ये रोटी की इकाइयाँ हैं। जब उपभोक्ता x1 इकाई का उपभोग करता है तो उसे O A के यानी x1 A के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। जब x2 का उपभोग करता है तो A1 x2 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। जब वो x3 का उपभोग करता है तो A2 x3 के बराबर सीमांत उपयोगिता उसको प्राप्त होती है, और यहाँ शून्य होती है उसकी P बिंदु पर। और उसके बाद यहाँ पर हमने ऋणात्मक दिखा है तो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो आपके अच्छे करके समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है। यही बात यहाँ रेखा चित्र की सहायता से समझाई गई है। रेखा चित्र की आप व्याख्या इस तरीके से लिखिए जिस तरीके से हमने बताया है। O x अक्ष पर रोटी के उपभोग की इकाइयों को तथा O y अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। कुल यानी कि A से A D वक्र क्या है, कुल उपयोगिता वक्र है, और A B C ये क्या है, ये सीमांत उपयोगिता वक्र है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है कुल उपयोगिता वक्र सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है D बिंदु पर, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता वक्र भी नीचे की ओर गिरने लगता है। तो बेटा इसको याद कर लीजिए खूब अच्छी तरीके से और समझ लीजिए, और किताब में भी यही होगा और यही आपने पढ़ा भी है।